सुधांशु त्रिवेदी, किस आधार पे बीजेपी ये दावा कर रही है कि राष्ट्रवाद की जीत है और परिवारवाद को जनता ने ठेंगा दिखा दिया? वो कह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए, सारा आंकड़ा हमारे पक्ष में। बिल्कुल, जब आप आंकड़े को देखिए तो जरा आंकड़े की तह में भी देखिए। अभी सलमान साहब क्या बोल रहे थे, बीजेपी 240 की 240 सीट पे लड़ी है और इनकी पार्टियों ने 50 और 60 सीटों पे लड़ा। रोहित जी, जो पार्टियां अपनी बपौती मानती थी कश्मीर घाटी, वो खुद बोल रही है कि हम पूरी सीटों पर लड़ नहीं पाए क्योंकि हमने गठबंधन कर लिया था। यानी कभी आपने कल्पना की कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करेंगे? आज तक कभी हुआ है पिछले 70 साल के इतिहास में? यानी ये पूरी सीटों पे नहीं लड़े, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने सारी सीटों पे लड़े। और इनके 6 पार्टियों के गठबंधन के बाद, जिसमें मैं मानता हूं कांग्रेस का भी परोक्ष रूप से गठबंधन था, उसके बावजूद अगर 3 सीटें मिली हैं कश्मीर घाटी में, चलिए वो तो पॉलिटिकल हुआ, भाजपा की तरफ किसी की तरफ अलग छोड़िए। 370 के बाद पहली बार ग्रास रूट लेवल के चुनाव हुए और जनता ने जिस ढंग से सहभागिता की, और ये लोग चुनाव से पहले ही रक्षात्मक मुद्रा में आ गए थे। यानी अपनी पराजय को, शिकस्त को मानकर ही इन्होंने हाथ मिलाया था। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। और प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, पहली बार देखिए राष्ट्रवाद की जीत जो बोलते हैं, वायलेंस फ्री इलेक्शन हुए, कितनी हिंसा होती थी कश्मीर के चुनाव। नंबर 2, ये एकदम ग्रास रूट के चुनाव थे जो पहली बार हुए। नंबर 3, सारी पार्टियां मिलकर पहली बार लड़ी, और किसके अगेंस्ट? भाजपा, जो 5-6 साल पहले इसका कश्मीर घाटी में वजूद नहीं था, 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में कोई रेलेवेंस नहीं था, उस पार्टी के खिलाफ सब एकजुट हो गए। तो मैं मानता हूं आप जरा तह में जाइए जनाब, आंकड़ों से नीचे जाके जो जमीन के नीचे हो रहा है वो देखने की कोशिश करिए, तो आपको नजारा ज्यादा बेहतर नजर आएगा। तह में जब आप जाते हैं तो ये नहीं देखते कि घाटी में उनका स्ट्रांग होल्ड था, उन्होंने अपने आप को एक साथ लाके वो स्ट्रांग होल्ड बरकरार रखा। जम्मू में आपका स्ट्रांग होल्ड था, आप आधे जिलों में भी अपने बूते खड़े हो पाने की स्थिति में आज की तारीख में मुश्किल से आए। वो स्ट्रांग होल्ड निकल रहा है आपके हाथ से। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि जब सारे लोग गठबंधन कर लेते हैं और प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों गठबंधन मिला लीजिए, उसके बावजूद हमने ये सफलता प्राप्त की। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 90 के दशक में ऐसे यूनाइटेड फ्रंट बना था ना बीजेपी के खिलाफ, देवगौड़ा जी और गुजराल जी प्रधानमंत्री बने थे, रोक लिया बीजेपी को। ठीक है, कुछ समय के लिए मिलकर गठबंधन क्या, याद करिए सपा बसपा एक होके 1993 में चुनाव लड़े थे, भाजपा की को बहुमत नहीं मिलने दिया था, यूपी की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? क्या सिर्फ फुटाबोल हुई थी आपस में? इसलिए हम ये कह रहे हैं, नकारात्मक आधार के ऊपर इन्होंने जो गठबंधन किया, उसमें से भी जो सकारात्मक संकेत जम्मू की जनता ने दिए हैं और कश्मीर की जनता ने दिए हैं, मैं उसे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत मान रहा हूं। और आश्वस्त रहिए कि ये जो लोग आपस में मिले, अभी आप इनसे पूछिए तो एनसी कहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अब इनसे पूछिए नेता कौन, उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती, अभी देखिए दाएं बाएं करने लगेंगे पूछने। लेकिन सुधांशु जी, इसमें नेता का करना मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। इसमें नेता का करना क्या है? मैं जवाब दे, ये कोई विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि विधानसभा का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं चुनना है। सुधांशु जी देखिए, सलमान साहब आपस में नहीं कीजिए ना, मैं वापस आपको पूरा मौका दे दूंगा, आप एक दूसरे से सीधे सवाल भी कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल सुधांशु जी ये है, तो क्या मैं ये समझूं कि आप इसको मॉरल विक्ट्री मान के खुश हैं कि आगे के लिए अपने को अच्छे संकेत दिखे इस बार? नहीं, मॉरल विक्ट्री नहीं है जनाब, ये जमीनी विक्ट्री भी है। आप लोग जब चुनाव का विश्लेषण करते हैं, आपने बहुत सारे चुनावों में विश्लेषण किया, तो एक फैक्टर आप देखते हैं ना, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी के जब प्रभाव में आप देखते हैं, तब आपको यह पता लगता है कि हकीकत क्या थी। ठीक है, उसके बगैर आप देखते हैं तो सही तस्वीर नहीं दिखती। ठीक है, बोलिए सलमान सागर, अब बोलिए, फिर इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ, ये मैं कल से बहुत सुन रहा हूँ, फेयरेस्ट एवर इलेक्शन, फेयरेस्ट एवर इलेक्शन। मैं ज्यादा 40s में नहीं जाऊंगा, ना मैं 30s में जाऊंगा जब इलेक्शन नहीं होते थे, और ना 60s में जाऊंगा जब कांग्रेस रिजीम के दौरान इलेक्शन होते थे। यहाँ मैं अपने बीजेपी के, यहाँ हमारे जो कलीग फ्रेंड्स बैठे हैं स्टूडियो में, मैं उनसे ये पूछूंगा, आपने जब वाजपेयी जी ने रेड फोर्ट से कहा कि भाई फेयरेस्ट एवर इलेक्शन होंगे जिसमें मुफ्ती साहब की सरकार बनाएगी, और वो मुफ्ती साहब की कहीं ना कहीं
चाहे उन्होंने पीडीपी को उस वक्त जन्म दिया वटेवर किसी भी तरीके से, या फिर उनकी मदद से उस वक्त यहाँ सरकार बनी, क्या वो फेयर इलेक्शन नहीं था? या फिर उसके बाद जब मुफ्ती साहब ने अभी सरकार बनाई ये बीजेपी के साथ 2014 में, क्या वो फेयर इलेक्शन नहीं था? अब जब आप कोई दिल करता है इलेक्शन को फेयर बोलने का, तब आप फेयर बोलते हैं। आप जब अलायंस करते हैं उसको आप नकारते हैं। फिर आप अपनी ही दो अलायंसेस को, जब आपने प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वाजपेयी जी, तब वाजपेयी जी ने मुफ्ती साहब को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनवाया, उनका बड़ा अहम रोल रहा उसमें। और 2014 में एंटायर लीडरशिप प्रधानमंत्री जी खुद आए, नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने यहाँ ओथ सेरेमनी थी, तो वो फेयर इलेक्शन अगर नहीं थे तो उस वक्त उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी? सलमान सागर, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि पीडीपी से आपको गठबंधन करना पड़ा? हमारी मजबूरी नहीं थी। हम, और सबसे बड़ी बात, एक तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि ये फेयरेस्ट एवर इलेक्शन है, तो फिर 2002 में जब मुफ्ती साहब ने, वो क्या था जो लाल किले से वाजपेयी जी ने कहा 2014 में, ये बात तो आप रिपीट कर रहे हैं। मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। ये बात तो आप कह चुके हैं अभी। अब आप कह रहे हैं, अब आप अलायंस की बात करें। अलायंस, मेरा सवाल यह है, क्या मजबूरी हुई कि महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करना पड़ा? बिल्कुल अलायंस हमने इलेक्शन के लिए नहीं किया है। आपको ये याद होना चाहिए, मतलब पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए किया फ्रेंड्स है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल आ गया अभी इलेक्शन से, ये इलेक्शन से पहले का अलायंस है। ये डीडीसी पोल अनाउंस होने के बाद इलेक्शन नहीं हुआ है, ये उससे पहले का अलायंस है।